सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, कल की क्लास में हम लोगों ने ढेर सारे कवियों और लेखकों के जीवन परिचय के बारे में जाना। इसके अलावा उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की हैं, उनके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई, उनका जन्म कहाँ हुआ था, उन्होंने कौन कौन सी पत्रिकाओं का प्रकाशन किया था, कौन सी जीवनी लिखी थी, कौन सी आत्मकथा लिखी थी, कौन सी कहानी लिखी थी, कौन से दोहे लिखे थे, इन सारे के सारे टॉपिक पर कल हम लोगों ने बात किया था। तो आज यहाँ पर हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ने वाले हैं और चैप्टर नंबर 4 है अनिवार्य संस्कृत शिक्षण। ठीक है। और दोस्तों, कल की क्लास में मैंने आप लोगों को कबीर जी का एक दोहा सुनाया था और आप लोगों को वो दोहा बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि कल हम लोगों ने कबीर जी के जीवन परिचय के बारे में भी पढ़ा था। तो चलिए मैं फिर आज एक दोहा आप लोगों को सुना देती हूँ कबीर जी का, और फिर उसके बाद यहाँ पर हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाँव। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाँव। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए कबीरा, गोविंद दियो बताए। अब दोस्तों, इस दोहे का मैं आपको अर्थ भी बता देती हूँ कि कबीरदास जी ने क्या लिखा है कि मेरे सामने भगवान भी खड़े हैं, मेरे सामने मेरे गुरु भी खड़े हैं। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि सबसे पहले मैं किसके पाँव छूं। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि आखिर में बड़ा कौन हुआ? बड़ा तो गुरु ही हुआ ना, क्योंकि उस गुरु की मदद से ही हमने भगवान को जाना, हमने ईश्वर को जाना। तो इसीलिए गुरु का जो स्थान है उसको भगवान से भी ऊंचा इन्होंने अपने दोहे के माध्यम से बताया है। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों बात भी सही है, क्योंकि गुरु ही है जो हमें हर चीज का ज्ञान देता है, केवल ईश्वर का ही ज्ञान नहीं बल्कि पूरी दुनिया का ज्ञान देता है। तो इसीलिए ईश्वर का स्थान, जो गुरु का स्थान है, वो ईश्वर से भी ऊपर माना गया है। ठीक है। अब चलिए इसी विचार के साथ हम स्टार्ट करते हैं अनिवार्य संस्कृत शिक्षण, यानी कि चैप्टर नंबर 4 है आपका। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है। तो संस्कृत विश्व की एक प्राचीनतम भाषा है। तो संस्कृत विश्व की एक प्राचीनतम भाषा है, यानी कि बहुत पुरानी भाषा है, और इसका साहित्य ऋग्वेद काल से ही लेकर आज तक अबाध गति से प्रवाहित है। ज्ञान विज्ञान के जितने ग्रंथ इस भाषा में लिखे गए हैं उतने अन्य किसी प्राचीन भाषा में नहीं प्राप्त होते हैं। अधिकांश भारतीय भाषाओं में सीखने में सहायक सिद्ध होती है। यानी कि जो संस्कृत भाषा है हमारी, जितने भी आप चाहे गुजराती भाषा देख लीजिए, बंगाली देख लीजिए, या फिर साउथ इंडियन भाषाओं को अगर आप देख लीजिए, तो आप देखोगे कि हिंदी देख लीजिए, हर एक भाषा में आपको संस्कृत भाषा की छाप आपको दिखेगी। ठीक है। तो चाहे पंजाबी हो, चाहे गुजराती हो, चाहे बंगाली हो, चाहे आप भोजपुरी हो, आप कोई भी भाषा देख लीजिए, कहीं ना कहीं संस्कृत का जो छाप है वो सब में मिलता है। और हिंदी में तो है ही, क्योंकि हिंदी का जन्म ही संस्कृत से हुआ है। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये भी बताया गया है कि संस्कृत के जितने ग्रंथ हमें प्राप्त है उतने किसी अन्य प्राचीन भाषा के नहीं प्राप्त है। इससे पता चलता है दोस्तों कि जो संस्कृत है वो कितनी रिच है, कितनी धनी भाषा है, और इसमें बहुत सारे ग्रंथ भी लिखे गए हैं। तो अनिवार्य संस्कृत शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं? तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, अनिवार्य संस्कृत के उद्देश्यों को भी, यानी कि शिक्षण के उद्देश्यों को भी दो रूपों में हम बांट सकते हैं, क्योंकि संस्कृत, अनिवार्य संस्कृत जो है वो हमारे जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनमें होता ही होता है। तो पहला है सामान्य उद्देश्य और दूसरा है विशिष्ट उद्देश्य। तो पहले हम सामान्य उद्देश्य के बारे में बात करेंगे कि आखिर में संस्कृत क्यों पढ़ाया जाता है हमें, और संस्कृत जानना क्यों जरूरी है। तो संस्कृत भाषा का सामान्य ज्ञान कराना, जिससे संस्कृत के सरलांशों को सुनकर या पढ़कर छात्र समझ सके तथा मौखिक एवं लिखित अभिव्यक्ति कर सके। संस्कृत साहित्य के प्रति छात्रों में रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में राष्ट्रीय, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों को विकसित करना। तो दोस्तों, अब चलिए हम देखते हैं संस्कृत शिक्षण के जो विशिष्ट उद्देश्य हैं अनिवार्य संस्कृत शिक्षण के। तो सबसे पहला है श्रवण संबंधी उद्देश्य।
तो कक्षा में शिक्षक तथा सहपाठियों द्वारा पढ़े गए पाठ अथवा विचारों को ध्यान पूर्वक सुनना तथा सार ग्रहण करते हुए अपेक्षित क्रिया करना। यानी कि जो इसका विशिष्ट उद्देश्य है उसके अंतर्गत आता है श्रवण संबंधी उद्देश्य, यानी कि बच्चे सही प्रकार से पढ़े गए पाठ को विचारों को ध्यान पूर्वक जब टीचर पढ़ा रहे होते हैं तो उनको ध्यान पूर्वक सुने और साथ ही साथ अर्थ भी ग्रहण करते हुए आगे बढ़े। अब देखिए इसके बाद है वाचन संबंधी उद्देश्य। तो पठित सामग्री पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना, अपने विचारों को प्रकट करते हुए समय उचित शब्दों पर बलाघात करते हुए समय बोलना। यानी कि वाचन संबंधी उद्देश्य, जब हम संस्कृत अच्छे से पढ़ते हैं, उसका अर्थ बताते हैं, तो संस्कृत भाषा एक ऐसी भाषा है जिसमें कहीं कहीं अच्छी तरीके से हमें ये पता होता है कहाँ पर ठहरना है, कहाँ पर फिर आगे बढ़ना है और बहुत ही ध्यान से पढ़ना होता है। तो इससे क्या होता है कि हम सही प्रकार से जो प्रश्न पूछे गए होते हैं उनका भी आंसर कर पाते हैं, क्योंकि जो संस्कृत भाषा है उसको ध्यान से पढ़ना होता है। बहुत जगह पर बिंदी लगी होती है, बहुत जगह पर विसर्ग लगे हुए होते हैं, तो अच्छे से पढ़ना होता है। जो अच्छे से हम पढ़े रहते हैं तो अच्छे से हम सभी प्रश्नों का उत्तर भी दे पाते हैं, ठीक है, और सही प्रकार से हम उच्चारण भी कर पाते हैं। अब पठन संबंधी उद्देश्य है क्या है, देखिए संस्कृत के गद्य तथा पद्य खंडों तथा नाट्यांशों का स्पष्ट तथा शुद्ध पाठ करते हुए सारांश समझना, संस्कृत वाक्यों का प्रवाह के साथ पठन करना। तो फिर यहाँ पर देखिए पठन संबंधी उद्देश्य बताया गया है, यानी कि संस्कृत में चाहे कोई कहानी पढ़ रहे हो, चाहे कोई कविता पढ़ रहे हो, गद्य का मतलब कहानी हो गई, नाटक हो गए, पद्य का मतलब कविता हो गई, श्लोक हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हर चीज को हम ध्यान से शुद्ध रूप से पढ़ते हुए सारांश को समझते हैं, तो यह भी एक उद्देश्य है संस्कृत को पढ़ाने का बच्चों को। फिर है इसके बाद देखिए लेखन एवं रचना संबंधी उद्देश्य। तो संस्कृत के पठित पदों तथा वाक्यों को सुनकर उन्हें शुद्ध वर्तनी में लिखना, किसी परिचित विषय अथवा पठित विषय पर सरल संस्कृत वाक्यों में अपने भाव अभिव्यक्त करना, ये भी है लेखन, यानी कि लिखना भी अच्छे से सिखाना संस्कृत शिक्षण का ये भी उद्देश्य है। अब इसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर अनिवार्य संस्कृत शिक्षण अध्यापन की कौन कौन सी विधियां हैं, कौन कौन सी शिक्षण की टेक्निक्स हैं जिससे हम अच्छे से बच्चों को संस्कृत शिक्षण करवा सकते हैं, अनिवार्य संस्कृत शिक्षण। तो देखिए शिक्षक विद्यार्थी को जिस ढंग से ज्ञान प्रदान करता है उसे शिक्षण विधि या अध्यापन विधि कहते हैं। शिक्षण विधि पद का प्रयोग बड़े व्यापक अर्थ में होता है। एक ओर तो इसके अंतर्गत अनेक प्रणालियां एवं योजनाएं सम्मिलित की जाती हैं, दूसरी ओर शिक्षण की बहुत सी प्रक्रियाएं भी सम्मिलित कर ली जाती हैं। कभी कभी लोग युक्तियों को भी विधि मान लेते हैं, परंतु ऐसा करना भूल है। एक ही युक्ति अनेक विधियों में प्रयुक्त हो सकती है। संस्कृत शिक्षण की भिन्न विधियां निम्नलिखित हैं। पहला है निगमनात्मक एवं आगमनात्मक विधि। तो संस्कृत पाठ्य विषय को प्रस्तुत करने के दो ढंग हो सकते हैं। एक में छात्रों को कोई सामान्य सिद्धांत बताकर उसकी जांच या पुष्टि के लिए अनेक उदाहरण दिए जाते हैं। दूसरे में पहले अनेक उदाहरण दिए जाते हैं, छात्रों से कोई सामान्य नियम निकलवाया जाता है। पहली विधि को निगमनात्मक विधि और दूसरी विधि को आगमनात्मक विधि कहते हैं। तो ये जो आगमन और निगमन विधि है इसका सबसे अधिक यूज हम करते हैं गणित में, इसके अलावा अदर सब्जेक्ट्स में भी करते हैं। तो अगर हम गणित की बात करें दोस्तों, तो गणित में जैसे कि टीचर्स पहले कुछ एग्जाम्पल्स हमें बताते हैं और फिर एग्जाम्पल के बाद हमें एक फॉर्मूला बताते हैं या फिर कोई सिद्धांत बताते हैं उन एग्जाम्पल्स को बताने के बाद। तो जब एग्जाम्पल उदाहरण से हम नियम की ओर आते हैं तो ये होता है आगमनात्मक विधि, और जब हम किसी फॉर्मूले से जाते हैं दोस्तों किसी एग्जाम्पल पर तो ये होता है निगमनात्मक विधि, ठीक है। तो यहाँ पर इन्हीं दोनों विधियों की बात की गई है कि इस विधि से भी हम संस्कृत भाषा को समझा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। इसके बाद है संश्लेषणात्मक एवं विश्लेषणात्मक विधि। तो देखिए संस्कृत पाठ्य वस्तु को उपस्थित करने का ढंग यदि ऐसा है कि पहले अंगों का ज्ञान देकर तब पूर्ण वस्तु का ज्ञान कराया जाता है तो उसे संश्लेषण विधि कहते हैं। परंतु यदि पहले वाक्य सिखाकर तब शब्द और अंत में वर्ण सिखाए जाते हैं तो यह विश्लेषणात्मक विधि कहलाती है, क्योंकि इसमें पूर्ण से अंगों की ओर चलते हैं, ठीक है। अगर हम विश्लेषण की बात करें तो विश्लेषण में क्या होता है, जैसे कि ये पूरा एक हमारा
पेड़ है। ठीक है, ये एग्जाम्पल मैंने पहले भी आप लोगों को कई बार दिया है। अब ये पेड़ है, अब इस पेड़ में पत्तियां लगी हुई हैं, ठीक है, फल लगे हुए हैं, तो यहाँ पर इसका जड़ है, यहाँ पर तना है। तो पहले हमने पेड़ को दिखा दिया, पहले हमने पूरी चीज को दिखा दी, फिर उसके बाद इसके एक एक अंग के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर इसका फल है, यहाँ पर इसकी पत्तियां हैं, यहाँ पर इसका तना है, यहाँ पर इसकी जड़ें हैं। तो पूरा चित्र दिखाने के बाद, पूरा अंग दिखाने के बाद, पूरा का पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर दिखाने के बाद, शरीर दिखाने के बाद, उसके एक एक अंगों के बारे में, हाथ कहाँ है, नाक कहाँ है, पैर कहाँ है, कान कहाँ है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये हो जा रहा है विश्लेषणात्मक विधि। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? विश्लेषणात्मक विधि। और अगर हम एक एक अंग के बारे में पहले बात कर रहे हैं, फिर पूरी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा संश्लेषणात्मक विधि। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद वस्तु विधि। वस्तु विधि क्या है? देखिए, वस्तु विधि से हम कैसे पढ़ा सकते हैं? तो संस्कृत शिक्षण का एक प्रसिद्ध सूत्र है, मूर्त से अमूर्त की ओर। वास्तव में हमें बाह्य संसार का ज्ञान अपनी ज्ञानेंद्रियों के कारण ही होता है, जिसमें नेत्र प्रमुख है। किसी वस्तु पर दृष्टि पड़ते ही हमें उसका सामान्य परिचय मिल जाता है। जैसे 3 और 2 5 को समझाने के लिए पहले छात्रों के सम्मुख 3 गोलियां रखी जाती हैं, फिर उनमें 2 गोलियां और मिलाकर सबको एक साथ गिनाते हैं, तब 3 और 2 मिलकर के 5 अस्पष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है दोस्तों कि किस तरीके से पहले हम मूर्त चीजों का प्रयोग करते हैं। जब हम बच्चों को 2 और 3 5 सिखाते हैं, तो हम चाहे गोलियों की मदद लेते हैं दोस्तों, सबसे अधिक गोलियों की ही मदद लेते हैं हम, चाहे कंकड़ पत्थर जो भी हमारे पास, चाहे वो बॉल हो गोल गोल, इन सब की मदद लेकर के हम बच्चों को बताते हैं कि किस तरीके से 2 गोलियां हैं, फिर 3 गोलियां हैं, और ये मिल करके टोटल 5 गोलियां हो जाती हैं, और फिर 5 ऐसे लिखते हैं। ठीक है, छोटे बच्चों को जब उन्हें अंकों का ज्ञान नहीं होता है कि ये 2 है, ये 3 है, उन्हें केवल इन वस्तुओं का ज्ञान होता है। तो इस तरीके से हम अनिवार्य संस्कृत को भी पढ़ा सकते हैं इन विधियों का प्रयोग करके। यहाँ पर यही चीज बताई गई है। तो किस तरीके से बच्चों को वस्तुओं का ज्ञान, वस्तुओं के ज्ञान के माध्यम से फिर हम उनको अंकों का ज्ञान करा पाते हैं। यानी कि जो चीजें उन्हें दिखाई दे रही हैं, पहले हम उनके बारे में उन्हें बताते हैं, फिर वो जिनका ज्ञान नहीं है उनको, फिर उनको हम बताते हैं। फिर है दृष्टांत विधि। तो वस्तु विधि का दूसरा रूप है दृष्टांत विधि। वस्तु विधि में जिस प्रकार वस्तुओं के द्वारा ज्ञान प्रदान किया जाता है, दृष्टांत विधि में उसी प्रकार दृष्टांतों के द्वारा पाठ्य वस्तु को स्पष्ट किया जाता है। अब इसके बाद है कथन विधि एवं व्याख्यान विधि। तो ये जो कथन विधि और व्याख्यान विधि होता है, ये बहुत आसान नहीं होता है, फिर भी इसको चलिए समझते हैं हम। वस्तु एवं दृष्टांत विधियों से ज्ञान प्राप्त करते करते जब बच्चों को कुछ अनुमान करने तथा अप्रत्यक्ष वस्तु को भी समझने का अभ्यास हो जाता है, तब हम कथन विधि का प्रयोग करते हैं या कथन विधि का सहारा लेते हैं। इसमें वर्णन के द्वारा छात्रों को पाठ्य वस्तु का ज्ञान दिया जाता है। कथन विधि में प्रायः हर्बर्ट के 5 सोपानों का प्रयोग किया जाता है, जो कि हैं प्रस्तावना, फिर प्रस्तुतिकरण, फिर तुलना या सिद्धांत स्थापन, फिर है आवृत्ति, और लास्ट में आता है प्रयोग। तो कथन और व्याख्यान विधि जो होता है वो क्लास 1 to 5 पे हम लागू नहीं कर पाते तुरंत, क्योंकि जो चीज क्लास में दिखाई नहीं दे रही है, बच्चों को उनके बारे में सोचना इतना इजी नहीं होता है, और उनके बारे में हम अगर जो चीज बच्चों के सामने नहीं है उसके बारे में अगर हम बात कर रहे हैं और बहुत लंबी बात कर रहे हैं कक्षा में, तो बच्चे बोर होने लगते हैं। फिर आते हैं अनुवाद विधि पर। इस विधि में संस्कृत पाठ को मातृभाषा में अनुवाद करके पढ़ाते हैं, यानी कि जो भी संस्कृत में लिखा होता है उसको हम बच्चों को ट्रांसलेट करके उनकी मातृभाषा, जैसे किसी बच्चे की मातृभाषा हिंदी है तो उसको हिंदी में बताया जाएगा, और किसी बच्चे की मातृभाषा उसकी पंजाबी है, जो उसने जहां पर जन्म लिया है, जो जिस भाषा को भी वह जानता है उसमें ट्रांसलेट करके अगर संस्कृत बताया जा रहा है, तो फिर वही हो जाएगा अनुवाद विधि। फिर है प्रश्नोत्तर विधि, जिसे हम सुकराती विधि भी कहते हैं। तो प्रश्न यद्यपि एक युक्ति है, फिर भी सुकरात ने प्रश्नोत्तर को एक विधि के रूप में प्रयोग करके इसे अधिक महत्व प्रदान कर दिया है। इसी से इसे हम सुकराती विधि कहते हैं। इसमें प्रश्नकर्ता से ही प्रश्न किए जाते हैं और उसके स्तरों के आधार पर ही उसी से प्रश्न करते करते अपेक्षित उत्तर निकलवा लिया जाता है। यानी कि बच्चों को पहले हम अच्छे से पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ा देते हैं, फिर बच्चों से क्वेश्चंस पूछते हैं, बच्चे उसका आंसर करते हैं, और इस तरीके से जो क्लास में इंटरेस्ट है पढ़ाई का वो बना रहता है। फिर है करके सीखना। तो जब से बाल मनोविज्ञान के विकास ने यह सिद्ध कर दिया है कि शिक्षा केंद्र
शिक्षा केंद्र ना तो विषय है ना अध्यापक, यानी कि शिक्षा का केंद्र ना तो सब्जेक्ट होता है और ना ही टीचर होता है। होता कौन है? छात्र। शिक्षा का केंद्र कौन है? छात्र है। तो देखिए, तब से शिक्षा में सक्रियता को अधिक महत्व दिया जाने लगा है। करके सीखना यानी कि लर्निंग बाय डूइंग अर्थात स्व अनुभव द्वारा ज्ञान प्राप्त करना आजकल का सर्वाधिक व्यापक शिक्षण सिद्धांत है। अतः रूसो से लेकर मांटेसरी और ड्यूबी शिक्षा शास्त्रियों तक ने बच्चों की ज्ञानेंद्रियों को अधिक कार्यशील बनाने तथा उनके द्वारा शिक्षा देने पर अधिक बल दिया है। ठीक है, यानी कि आज का जो हमारा मनोविज्ञान है वो यही कहता है कि बच्चों को जितना हम करने देंगे वो उतना ही करके सीखेंगे। अब इसके बाद है शोध विधि। जर्मनी के प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग द्वारा शोध विधि का प्रतिपादन हुआ था। इस विधि में छात्रों को उपयुक्त वातावरण में रखकर स्वयं किसी तथ्य को ढूंढने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसका यह अर्थ नहीं है कि अध्यापक कुछ नहीं करता और छात्रों को मनमाना काम करने को छोड़ देता है। तो इस विधि में दोस्तों आप देख सकते हो, शोध विधि में आप बिल्कुल स्वतंत्र होते हो और शिक्षक केवल क्या करते हैं, आपको किसी भी काम को करने के लिए प्रेरित करते हैं और ढूंढने के लिए कहते हैं, और इसमें बच्चे खुद अपने मन से काम करते हैं। इसके बाद आता है प्रोजेक्ट विधि, जिसके जनक किलपैट्रिक हैं, और ये सुपर टेट 2018 में जो पेपर हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। अमेरिका के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री ड्यूबी, किलपैट्रिक, स्टीवेंसन आदि के सम्मिलित प्रयास का फल योजना प्रोजेक्ट विधि है। लेकिन मेनली जब भी पूछेगा प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है तो किलपैट्रिक है, याद रखिएगा, क्योंकि दोस्तों 2018 के पेपर में यही प्रश्न पूछा था और आंसर भी किलपैट्रिक ही सही था। ठीक है, तो इसके अनुसार ज्ञान प्राप्ति के लिए स्वाभाविक वातावरण अधिक उपयुक्त होता है। इस विधि से पढ़ाने के लिए पहले कोई समस्या ली जाती है जो प्रायः छात्रों के द्वारा उठाई जाती है, और उस समस्या को हल करने के लिए उन्हीं के द्वारा योजना बनाई जाती है, और योजना को स्वाभाविक वातावरण में ही पूरा किया जाता है। यानी कि कोई समस्या होती है और उस समस्या का हल हम स्वाभाविक तरीके से ही ढूंढते हैं, तो यहाँ पर इसे हम प्रोजेक्ट विधि कहते हैं। अब है डाल्टन योजना। तो डाल्टन योजना में क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। अमेरिका के डाल्टन नामक स्थान में 1912 से 1915 के बीच कुमारी हेलन फारखस्ट ने शिक्षा की एक नई विधि प्रयुक्त की, जिसे डाल्टन योजना कहते हैं। यह विधि कक्षा शिक्षण के दोषों को दूर करने के लिए आविष्कृत की गई थी, और डाल्टन योजना में कक्षा भवन का स्थान प्रयोगशाला ले लेती है। यानी कि डाल्टन विधि में स्पष्ट रूप से ये कहा गया है वह क्लासरूम सिर्फ क्लासरूम नहीं है, बल्कि क्या है, एक प्रयोगशाला। प्रयोगशाला कैसे है, क्योंकि इतने सारे बच्चे अलग अलग बैकग्राउंड से हमारी कक्षा में आ रहे हैं, और इन पर हम इन्हें जो भी पढ़ाते हैं एक तरीके से हम इनके ऊपर प्रयोग ही कर रहे होते हैं। उसमें कोई बच्चा बहुत अच्छा सीख जाता है, कोई बच्चा धीरे सीखता है, कोई बच्चा बिल्कुल नहीं सीख पाता है। तो किस किस तरीके से कौन कौन सी शिक्षण विधियों का कैसे शिक्षक प्रयोग करते हैं, कैसे बच्चों को पढ़ाते हैं, तो इस तरीके से एक प्रकार से सारे बच्चों पर हम प्रयोग ही कर रहे होते हैं। इसीलिए इन्होंने कक्षा को क्या कह दिया है, प्रयोगशाला ही कह दिया है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों का दोस्तों कंप्लीट मैंने पढ़ा दिया अनिवार्य संस्कृत शिक्षण की कौन कौन से उद्देश्य हैं और अनिवार्य संस्कृत पढ़ाने की शिक्षण विधियां कौन कौन सी हैं। अब इसके बाद हम अगले क्लास में हम पढ़ेंगे नीति श्लोकों के बारे में, और भी बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे हम। तो यहाँ पर ये जो पूरी क्लास है उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके जाइएगा, और अगर आपको ये सारे के सारे विषयों के नोट्स या पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दोनों जगह मिल जाएगी, और इस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट करके भी आप समझ सकते हैं कोर्स के बारे में। 7705 95 45 49 सारे विषयों के वहां पर आपको नोट्स यानी कि पीडीएफ के रूप में नोट्स तो आपको मिलेंगे ही, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाएंगे। इसके अलावा सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे आपको एक ही जगह पर, 4 के चारों सेमेस्टर जो भी आपको चाहिए। इसके अलावा सारे विषयों के राजन और पवन सीरीज की पूरी पीडीएफ हम दे देंगे। तो राजन सीरीज और पवन सीरीज दोनों आपको मार्केट से खरीदने की जरूरत नहीं होगी अलग से। तो इस तरीके से कोर्स को लेने पर आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। हमारे चैनल से आपको सारे के सारे 8 के 8 विषयों का हम लिख करके आपको नोट्स देते हैं अपने हाथों से बना करके, और जिन भी प्रशिक्षकों ने पढ़ा है पहले आप उनसे भी पूछ सकते हो कि उनको कितना बेनिफिट हुआ और कितने अच्छे नंबर वो लेकर के आए हैं। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने
वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। और सारे विषयों की क्लासेस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो सारे क्लासेस को देखिए, मास्टर क्लासेस को देखिए, और जहाँ कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछते रहिए। जय हिंद दोस्तों।